सो हेलो गाइस, जैसे आप सभी देख सकते हो आज के वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि आज हम किसके बारे में हैं अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, जो कि अध्ययन नंबर हमारा आज पहला रहेगा और हम पढ़ेंगे हैं NCERT। ठीक है, NCERT जो कि NCERT के अंदर हम पढ़ेंगे जो कि सामाजिक अध्ययन एवं इतिहास। संपूर्ण जानकारी के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम सामाजिक अध्ययन के बारे में इसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद आपको मैं दूसरे के बारे में बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक आप देख सकते हो, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो कि ये क्लास 6 का रहेगा। ठीक है, क्लास 6 का सामाजिक अध्ययन रहेगा, जो कि पहला अध्ययन रहेंगे प्रारंभिक कथन, कहाँ, कब और कहाँ और कैसे। ठीक है, इसका आप अर्थ देख ही सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। रशीदा का सवाल है कि रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सूखी पहर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ठीक है, ये इनका विचार है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था अचानक। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कैसे लगा, ये लगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो NCERT कैसे लगा टॉपिक का, ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो और टेलीविजन देख सकते हो, फिर भी अखबार पढ़ सकते हो, और साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की सीमित या स्मृति हो। मतलब जैसे कि आप सबको पता है, अगर अगले वर्ष के बारे में जानना है तो आपसे को बड़ा होगा, जो कि आपसे बड़ा मतलब 1 साल पहले के, तो उस साल क्या घटना हुई थी, या तो आप किसी से पूछ के है मतलब पता कर सकते हो कि इस समय ये घटना हुई थी, या आप ऐसे पूछ सकते हो, या रेडियो के माध्यम से आप सुन भी सकते हो, या आप टेलीविजन के माध्यम से देख सकते हो पहले क्या हुआ था, फिल्म के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। ठीक है, या आप अखबार पढ़कर भी आपको पता चल सकता है कि उस समय या पिछले साल ये हुआ था। ठीक है, अभी जानते हैं कि अतीत के बारे में हमें क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक है, अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, या किस तरह के घरों में रहते थे, या हम आखेटकों या शिकारियों या पशुपालकों या कृषकों या शासकों या व्यापारियों या पुरोहितों या शिल्पकारों या कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में ही जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ये नहीं, हम ये पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी ही कहानी सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे या गाया करते थे। इसको आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता ही होगा कि मैंने आपको ऑलरेडी इसके माध्यम से समझा ही दिया है। ठीक है, इसके माध्यम से बताया कि अगर आप अतीत के बारे में जानना चाहते हो
तो आपको क्या करना है, उनके बारे में क्या खाते, क्या पीते, कहाँ पर रहते, क्या करते हैं, ये सभी को आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो उनके बारे में पता करना पड़ता है। अगर ये वो खाते होंगे या उनके कुछ अवशेष, जैसे क्या मानो कि अगर आपके कोई घर में बड़ा है तो उससे बातचीत करके कि पहले क्या खाते थे, कैसे क्या होता था, ये सब कुछ पता लगाया जा सकता है। कैसे पता किया जा सकता है यह आप सभी को पता है। जैसे कि अभी पहले के किसी से पूछने के माध्यम से आपको मैंने पहले ही समझा दिया है। ठीक है, उसके माध्यम से जान सकते हैं ये क्या नहीं सुनते थे, या उनके द्वारा कोई चित्र मिलते हैं या कहीं पर कुछ मिल जाते हैं, उससे पता हमें लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा शायद। लोग यहाँ कहाँ रहते थे, मानचित्र, ये नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाखों वर्षों से पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले हैं आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राल थे जो आसपास के जंगलों की ही विशाल संपदा या प्रसिद्ध थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादकों का ये से संग्रह क्या करते थे। जड़, फल, जंगल अन्य उत्पादकों का ये संग्रह करते थे। जानवरों का आखिर शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सेलुमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष से पूर्व स्त्री पुरुष सबसे पहले गेहूं, जौ जैसी फसलों के उपजाने या आराम किया करते थे। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पाला या पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे और उत्तर पूर्व में घारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाओ गया। वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। आपको मानचित्र के माध्यम से मैं आपको बता दूं, आप सभी देख सकते हो उत्तर, इसका मानचित्र को 4 भागों में बात की जाए तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो इस भाग के अंदर था। ठीक है, अब हम इसके आधार पर कुछ मानचित्र देखेंगे जो कि आप देख सकते हो मानचित्र के आधार पर, जो कि दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत के पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाया है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से है समुद्रों में पहाड़ियों तथा पर्वतों में से बटे होने के कारण इसे बारह उप महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण एशिया को उप महाद्वीप कहा जाता है। वैसे आप देख सकते हो मानचित्र पर सिंधु हो तथा इसकी ही सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। यह पहाड़ नदी उन्हें कहते हैं कि जो एक बड़ी नदी में ही मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हें नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले गंगा व इसकी ही सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष
पूर्व वह था। ठीक है। गंगा तथा इसकी ही सहायक नदियों के संबंध का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में है इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो कि प्राचीन काल में है मगध या वर्तमान में है बिहार में है नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया जो देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदियां तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में हैं, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय या हासिल कराने के लिए जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, कभी हजारों जहाज़ों में अपने हाथ या मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग और नए रोज स्थान को खोजने की चाह में उत्सुकता वशक भी यात्रा किया करते थे कि इन सभी यात्राओं ने लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्या करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र वैन को देखा तो पहाड़ियां और पर्वत और समुद्र महाद्वीपों की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हुए, हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके और गहराई समुद्रों को पार सके, और महाद्वीपों के बाहर कुछ लोग जहां आए और वहीं बस गए। लोगों के इस आह्वान ने हमारी ही सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया कि कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तरसाने या संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम। अपने देश के लिए यह प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हुए इंडिया का शब्द का अर्थ है इंडस निकला कि जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने अटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों या यूनानियों ने सिंधु को इंदस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह में उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृषि ऋग्वेद में मिलता है कि बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। यह उनमें से एक तरीका अतीत के लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना है, ढूंढकर उसे पढ़ना। यह पुस्तक के हाथों से लिखी होने के कारण पांडुलिपि ही कही जाती है।
अंग्रेजी पांडुलिपियों के लिए प्रयुक्त होने वाला कम्युनिटी का शब्द या लैटिन शब्द या मेनू जिसका अर्थ है कि हाथ से निकला। पांडुलिपियों का पर्याय है कि ताड़पत्रों के अथवा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले बुर्ज नाम है पेड़ की साल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिली हैं। जैसे आप देख ही सकते हो, इस तरीके से ये पत्र हुआ करते थे। ठीक है, इस तरीके से ये पत्र हुआ करते थे और इस तरीके से ये देख सकते हो आपके सामने, इस तरीके से ये लिपि लिखी हुई थी, मगर ये किसी दूसरी भाषा में। ठीक है, इसका वर्णन आप कर सकते हो। इन वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट भी कर दी। फिर भी ऐसी ही कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं जो पारे से पांडुलिपियां या मंदिरों या विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से सामान्यतः या व्यवहारों या राजाओं के जीवन या औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य या कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे मिले हुए हैं कि जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल प्राकृतिक भाषाओं का प्रयोग आराम लोग करते थे। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं और ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षा कठोर सतह या उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी ही शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे कि ताकि उन्हें देख सके और पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों के सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण की उत्कृष्ट करवाई है। उदाहरण के लिए शासकों और लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते हैं। ये आपके सामने मैं आपको बता दूं कि इस तरह से ये पत्थरों या भित्तों पर दीवारों पर लिखा करते थे। ठीक है, देख सकते हो पन्ना पर इस तरीके से लिखा हुआ है। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लिखने या लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या कठिनाइयाँ आती थी? ठीक है, उनके बारे में जानते। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुएं अध्ययन कराने वाला व्यक्ति पुरातात्विकविद कहलाता है या पुरातात्विकविद पत्थर जो ईंट से बनी इमारत के अवशेष या चित्रों या मूर्तियों का अध्ययन करते हुए वे औजार हथियार बर्तन आभूषण सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन या खुदाई करते हैं और इनमें से कुछ वस्तु पत्थर की ही पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व जो कि कठोर एवं जल्द नष्ट हो जाने वाले होते हैं, जैसे आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ। ठीक है, यह आपके सामने मटका दिख रहा होगा, ये इस तरीके से कुछ लिपि है। ठीक है, पुरातात्विक जानवरों और सीढ़ियों तथा मछलियों की हड्डियां टूटते हैं।
इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वह जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों के बहुधा या कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियों में अभिलेख के मतलब पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के इतिहासकार या परस्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत अध्ययन करते हैं। स्रोतों के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सलाह से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग या सुरांग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्ष या हमारे अतीत एक ध्यान दिया है। यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य से ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों को हो अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय पे ही देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके या फल फूल के संग्रहण द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए व्यक्तियों की निर्भर करते हैं। तरह से वेद अतीत में भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त या अन्य तरह भेद या उस समय शासक अपने विचारों या लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों या उनके द्वारा लड़े जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकार या मशवरा संग्रहालय कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमियों के बारे अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते हैं। पुरातत्व की सहायता से हमने उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब है कि अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन तारीख माह वर्ष जैसे 2000 इस तरह का कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म या प्रवर्तक ईसा मसीहा के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईपुन ईसा से पहले रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पुण्य की तिथि का उल्लेख करेंगे। ठीक है, आज का हमारा वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और आज के बारे में थोड़ा सा टॉपिक है, इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, इतिहास और तिथियों के बारे में क्या रहस्य है। अंग्रेज ने BC हिंदी में
विपुण तात्पर्य है कि बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी या हिंदी में है ई लिखा पाते हो। ये एनो डोमिनिक नाम से है, दो लैटिन शब्दों से है बना तथा इसका तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी आप ईडी की जगह ई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है, जो कि सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी कहा बिफोर कॉमन एरो के लिए होता है। हम ये भी इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का सामान्य है, यह प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेज के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य है कि बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले। कुछ दिन पर तिथियों के उनका पता लगाओ और उनके तुम अक्षर सुन सकते हो। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ऑनलाइन क्लासेस को सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच।